अफसोस इस बात का नहीं कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम है। तो ये पंक्तियाँ हैं कृष्ण चंद्र की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं एस्टेट 2024 टीजीटी पीजीटी हिंदी की, जिसके लिए हमने शुरू की है एनसीईआरटी हिंदी 11वीं कक्षा की, और हम पढ़ रहे हैं लेखक। आज की क्लास में हम लोग कृष्ण चंद्र को पढ़ेंगे, सैयद हैदर रजा को पढ़ेंगे और जवाहरलाल नेहरू जी को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं फिर आज की हमारी ये क्लास। ये पंक्तियाँ ध्यान रखनी है किसकी हैं और कहाँ से ये ली गई हैं। कृष्ण चंद्र का जन्म होता है 1914 में पंजाब के वजीराबाद गांव जिला गुजरांवाला में। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, याद रखनी है। एक गिरजाए खंदक, यूकेलिप्टस की डाली कहानी संग्रह है। शिकस्त जरगाम की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम बख्शी हैं, जब खेत जागे बावन पत्ते, एक वायलिन, समंदर के किनारे, कागज़ की नाव, मेरी यादों के किनारे। ये सारे उपन्यास हैं। रचनाओं को अच्छे से याद रखना है कि किसकी हैं और कौन सी रचना की क्या विधा है। सम्मान इनको मिला साहित्य अकादमी सहित बहुत से पुरस्कार मिले हैं। 1977 में इनकी हो गई है मृत्यु। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें उर्दू कथाकार कृष्ण चंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। तो मुख्य रूप से ये उर्दू के कहानीकार थे। प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा संबंध था, जिसका असर उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से झलकता है। कृष्ण चंद्र ऐसे गिने चुने लेखकों में आते हैं जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को ही रोजी रोटी का सहारा बनाया। कृष्ण चंद्र की प्राथमिक शिक्षा पुंछ जम्मू कश्मीर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे सन 1930 में लाहौर आ गए। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी कि प्राथमिक शिक्षा कहाँ से की, फिर उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए, कब गए। 1930 में गए, लाहौर में गए, और फारमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। किस कॉलेज में प्रवेश लिया? 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में एमए की। किस में एमए की, किस विषय में एमए की? तो अंग्रेजी में। बाद में उनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया और अंतिम समय तक वे मुंबई में ही रहे। यूँ तो कृष्ण चंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेख भी बहुत से लिखे हैं, लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक हुई है। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने आदि उनकी मशहूर कहानियाँ हैं। तो आपके लिए प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि महालक्ष्मी का पुल किसकी कहानी है? तो कृष्ण चंद्र की। आईने के सामने किसकी कहानी है? कृष्ण चंद्र की। उनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। कृष्ण चंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे हैं। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नज़रिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। जामुन का पेड़ उनकी रचना है जो 11वीं कक्षा में लगी हुई है। कृष्ण चंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है। तो इसकी विधा क्या है? एक हास्य व्यंग कथा है। हास्य व्यंग के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फुलाकर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसीलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़ें तो कोई हैरत नहीं है, क्योंकि कहानी जो कथा है वो ऐसी ही है। एक पेड़ के नीचे एक आदमी दब जाता है मतलब, और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। फाइल इधर से उधर चलती रहती है कि पेड़ को काटा जाए, आदमी को काटा जाए, मतलब बहुत ही अतिशयोक्ति वाली बातें उसमें हुई है। तो ये सच है। इसीलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत नहीं। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद होता है। मतलब के बिना किसी बात के लोगों को परेशान किया जाता है। भ्रष्टाचार कह लीजिए कि फाइल इधर से उधर जाती है, कैसे उसके पैर लगाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें काफ़ी चीज़ें बता रखी हैं। बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है कि लोग कितने संवेदन शून्य हो गए हैं। इस चीज़ का भी हमारे सामने जिक्र आता है। ठीक है, तो आगे हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू जी।
सच्ची संस्कृति को दुनिया के हर कोने से प्रेरणा मिलती है, लेकिन वह अपनी ही धरती पर पैदा होती है और उसकी जड़ें जन मन में समाई रहती हैं। तो किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, भारत की खोज के उपसंहार से ये पंक्तियाँ हैं। इनका जन्म हुआ 1879 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, प्रमुख रचनाएं हैं मेरी कहानी, आत्मकथा। ठीक है, एक आत्मकथा है। कौन सी? मेरी कहानी। विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, हिंदी अनुवाद है। ठीक है, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि लेखों और भाषणों का एक संग्रह है। तो ध्यान रखना है क्या कुछ इन्होंने लिखा है। 1964 में इनकी हो जाती है मृत्यु। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। उनके पिता वहाँ के बड़े वकील थे। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हैरो तथा कैम्ब्रिज में हुई। तो ये नाम याद रखना है, हैरो तथा कैम्ब्रिज। ठीक है, वहीं से वकालत की पढ़ाई भी की, लेकिन नेहरू पर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी पुकार पर वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में जुट गए। आगे चलकर सन 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने। किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? ये क्वेश्चन चाहे कहीं का है, लेकिन एनसीईआरटी में है तो आपसे पूछा जा सकता है। और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। नेहरू जी का झुकाव समाजवाद की ओर भी रहा। सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने और भारत के निर्माण में अंत तक जुटे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल थे। नेहरू जी बच्चों के बीच चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते हैं। शांति, अहिंसा और मानवता के हिमायती नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का भी प्रचार किया है। प्रस्तुत पाठ हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिंदुस्तान की कहानी का कौन सा अध्याय है? 5वां है। अंग्रेजी से भाषांतर हरिभाऊ उपाध्याय ने किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अंग्रेजी से इसका अनुवाद किसने किया है? हरिभाऊ उपाध्याय ने। इसमें पंडित नेहरू ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बंटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार हैं और क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है। यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है। लोगों से ये प्रश्न पूछते थे कि भारत अलग अलग सब कुछ होने के बावजूद एक कैसे है। ठीक है, इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर ही विचार किया है और उनका निष्कर्ष है कि भारत माता की यह का मतलब है यहाँ के करोड़ लोगों की यह। तो ये मतलब याद रखना है, उन्होंने क्या मतलब इसका बताया है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि अपने छोटे आकार के बावजूद इस लेख का कथ्य अत्यंत विराट और प्रस्तुतिकरण पैना है। ठीक है, तो ये हो गया जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद आते हैं सैयद हैदर रज़ा। जन्म हुआ सन 1922 में बावरिया गांव, और इनको जन्म हुआ सन 1922 में बावरिया गांव मध्य प्रदेश में। सम्मान मिले ग्रेड ऑफ ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। ठीक है, मृत्यु सन 2016 में हुई। 1922 में जन्म, 2016 में मृत्यु हुई। रज़ा ने चित्रकला की शिक्षा नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट्स व सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से प्राप्त की। दोनों ही स्कूलों के नाम याद रखने हैं कहाँ से इन्होंने चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की। भारत में अनेक प्रदर्शनियां आयोजित करने के बाद सन 1950 में वे फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति पर फ्रांस गए और अध्ययन किया। आधुनिक भारतीय चित्रकला को जिन कलाकारों ने नया और आधुनिक मुहावरा दिया, उनमें सैयद हैदर रज़ा का नाम महत्वपूर्ण है। रज़ा सिर्फ इसी वजह से कला की दुनिया में सामान्य नहीं है, बल्कि जिन कलाकारों ने आधुनिक भारतीय कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया, उसमें हुसैन और शुजा के साथ रज़ा का भी नाम
अगली पंक्ति में आता है। इनमें हुसैन सबसे ज़्यादा घुमक्कड़ रहे, लेकिन उनका केंद्र भारत ही रहा। सूजा न्यूयॉर्क चले गए और रजा पेरिस में जाकर बस गए। तो रजा कहाँ जाकर बसे, कौन कौन इनके साथ थे, इस तरह रजा की कला में भारतीय और पश्चिमी कला दृष्टियों का मेल हुआ है। लंबे समय तक पश्चिम में रहने और वहाँ की कला की बारीकियों से प्रभावित होने के बावजूद रजा ठेठ रूप से भारतीय कलाकार हैं। बिंदु उनकी कला रचना के केंद्र में है। उनकी कला रचना के केंद्र में क्या है? बिंदु। उनकी कई कलाकृतियाँ बिंदु का रूपाकार है। यह बिंदु केवल रूपाकार नहीं है, बल्कि पारंपरिक भारतीय चिंतन का केंद्र बिंदु भी है। यहाँ यह भी गौरतलब है कि बिंदु की तरफ उनका झुकाव उनके स्कूली शिक्षक नंदलाल झरिया ने कराया था। तो बिंदु की तरफ उनका झुकाव कराने वाले कौन थे? उनके शिक्षक नंदलाल झरिया। ठीक है। रजा की कला और व्यक्तित्व में उदात्तता है। उनकी कला में रंगों की व्यापकता और अध्यात्म की गहराई भी है। उनकी कला को भारत और दूसरे देशों में काफ़ी सहारा गया है। रूडोल्फ वॉन लेडेन, पियरे गोदीवेयर, गीती सेन, जॉक लॉन्से, मिशेल अम्वेयर आदि ने रजा पर मोनोग्राफ लिखे हैं। तो किस किस ने उन पर मोनोग्राफ लिखे हैं, ये नाम याद रखने हैं। ठीक है। यहाँ दिया गया पाठ सैयद हैदर रजा की आत्मकथात्मक पुस्तक आत्मा का ताप का एक अध्याय है। किस पुस्तक का एक अध्याय है? आत्मा का ताप। इसका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने वाले थे मधु वी जोशी। याद रखना है, जिसने अनुवाद किया है वो भी चीज़ें याद रखनी है। यहाँ रजा ने चित्रकला के क्षेत्र में अपने आरंभिक संघर्षों और सफलताओं के बारे में बताया है। एक कलाकार का जीवन संघर्ष और कला संघर्ष, उसकी सृजनात्मक बेचैनी, उनकी रचना में सरब झोंक देने का उसका जुनून, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत रोचक एवं सहज शैली में उभर कर सामने आई हैं। ठीक है। तो आगे आते हैं हमारे कबीर, और कभी कल पढ़ेंगे हम। आज आपके 11वीं कक्षा के लेखक कंप्लीट हो चुके हैं। धीरे धीरे फिर हम 12वीं के शुरू करेंगे, 10वीं के, 9वीं के, इस तरीके से सब कुछ करते रहेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हाँ जी, शायद मैंने गलती से ना जवाहरलाल नेहरू का जन्म वैसे तो सामने है आपके 1879 बोल दिया, 1889 ध्यान रखना है। बाद में कहीं कमेंट आए कि मैडम को ये नहीं पता, तो मुझे अब याद आया कि शायद मैंने गलती से गलत बोल दिया, तो इसको आप करेक्ट कर लेना, 1889। ठीक है।